हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी हैकर के इस यूट्यूब चैनल पे। और 70वीं बीपीएससी के लिए ये हमारा एक क्विक रिवीजन सीरीज शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 70वीं बीपीएससी के लिए ये हमारा शॉर्ट क्विक रिवीजन सीरीज होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डेली हर सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 70वीं बीपीएससी के लिए कम से कम 70 के आसपास आपको हर सब्जेक्ट के जो भी मैं कराऊं उसके वीडियोज आपके सामने लेकर के आऊं। और पॉलिटी का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रत्येक वीडियो में ये हमारा पहला सेशन है। प्रत्येक सेशन में आपको 7 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी के सभी क्वेश्चंस 69वीं बीपीएससी के पैटर्न पे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 69वीं बीपीएससी से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि पहले वन लाइनर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में ये हमारा पहला वीडियो है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, और वित्त आयोग के कार्य हैं। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। वित्त आयोग के कौन से कार्य हैं ये आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। ये 4 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है कि वित्त आयोग के कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो आपको चुनना है और बताना है इसमें से करेक्ट क्या होगा। देखिए, ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेशल टाइम बना करके देखना पड़ेगा। मैंने इस सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आप खाना खाते समय या फिर सोने से पहले जस्ट आधे घंटे पहले आप 2-3 वीडियो, फटाफट से 2 वीडियो तो कम से कम देख ही लेंगे। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी पढ़ाई का जो आपका डेडिकेटेड टाइम है उसमें से ये टाइम आपको नहीं देना है। आप जो अलग एक्स्ट्रा टाइम कहीं पे यूज करते हैं उसको थोड़ा सा बस इस सेशन पे दीजिएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की संचित से धन निकालने की अनुमति देना, यह गलत बात है। संचित निधि से अगर धन निकालना है तो उस पर पार्लियामेंट यानी संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, न कि वित्त आयोग का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, यह स्टेटमेंट सही है। जितना भी टैक्स सेंटर के द्वारा वसूला जाता है उसमें किसी भी राज्य को कितना प्रतिशत हिस्सा देना है यह डिसाइड करता है वित्त आयोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, यह भी ठीक है। अब सहायता अनुदान के रूप में राज्य कुछ पैसे मांगते हैं, सेंटर से आवेदन डालते हैं कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, तो आखिर उनको वो पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसकी जो जांच है, इसका जो अनुमति है वो वित्त आयोग देता है और वित्त आयोग इस पर विचार करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत हो गया। ये वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है कि सेंटर ने जो बजट में लिखा है जिस तरीके से टैक्स वसूलने का, आखिर उस तरीके से वसूल रहा है या नहीं, स्टेट उस तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्टेटमेंट हमारा सही हुआ, 2 और 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से अच्छे से समझते चलिएगा क्वेश्चंस को, और जहां पे डाउट होगा, चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिएगा। अगले सेशन में हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? आर्टिकल 268, 269, 270 या फिर 271। कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये प्रावधान करता है कि टैक्स लगाएगा और वसूलेगा केंद्र, लेकिन जब टैक्स को बांटने की बारी आएगी तो वो सेंटर में भी बटेगा, यानी केंद्र में भी बटेगा और राज्यों के बीच भी बटेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग अगर इसका आंसर आर्टिकल 270 करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कृषि पर लगने वाला टैक्स उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी टैक्सेस जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन जब बांटने की बारी आती है तो दोनों में बंटता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लगाएगा और वसूलेगा केंद्र, लेकिन बटेगा दोनों में। अब उसमें
जो है ना रेशियो डिसाइड किया जाता है कि सेंटर कितना हिस्सा रखेगा और स्टेट कितना हिस्सा रखेगा, ये अलग बात है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कृषि के अतिरिक्त कृषि पर आने वाले आय के अतिरिक्त अन्य आय पर केंद्र टैक्स लगाता और वसूलता है। पर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 270 ये प्रावधान करता है कि ऐसा करेगा सेंटर, लेकिन बटेगा केंद्र और राज्य दोनों में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 267 जो है ऐसा 270 ऐसा प्रावधान आपको करता है। किस आयोग ने अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधा कृष्णन आयोग या फिर मोइली आयोग? बताइए। सवाल है कि कौन से आयोग ने एक सिफारिश किया था कि अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, जिसको अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानते हैं। आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 263, जिसमें अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो सवाल यही पूछ रहा है आपसे कि ये किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी? इसकी सिफारिश सरकारिया आयोग ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, अब सरकारिया आयोग से सवाल पूछता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया इसने और प्रकाशित कब हुआ, यह सारा सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो गठन का डेट याद रखना है बस आपको, 24 मार्च 1983 को गठन किया जाता है। रिपोर्ट पूछेगा कि इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1987 में रिपोर्ट सौंपता है। और पूछेगा कि ये बताइए रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो आपको जवाब देना है 1988 में ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित होता है। ठीक है, इतना आप याद रखते हैं सरकारिया कमीशन के बारे में, तो ठीक है। अगले सवाल में हम सरकारिया कमीशन से संबंधित कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे, यहां के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सरकारिया आयोग आपको पता है कि किसी भी आयोग का जो नाम है उसके अध्यक्ष के नाम पे रखा जाता है, तो ये सरकारिया आयोग है। इसका मतलब है कि न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया जो है वो इसके अध्यक्ष थे, इसी वजह से इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग जो है वो रखा गया। आर.एस. सरकारिया इनका पूरा नाम था, ये भी लिख लीजिएगा, आर.एस. सरकारिया। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? वी शंकर, के हनुमंतया, डॉक्टर एस.आर. सेन, ओवी अलगेसन? बताइए। सवाल पूछ दिया। अब अभी हमने पढ़ा कि 24 मार्च 1983 को गठन होता है सरकारिया आयोग का। ठीक है, आर.एस. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। 1987 में रिपोर्ट सौंपता है, 1988 में इसका जो है रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, इसने सिफारिश किया था कि आर्टिकल 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। सवाल पूछ रहा है कि इसमें सदस्य कौन था, तो ध्यान रखना है ये 3 सदस्यीय एक कमेटी थी, जिसमें एक तो आर.एस. सरकारिया थे, दूसरे जो थे वो डॉक्टर एस.आर. सेन थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और तीसरे व्यक्ति जो थे वो बी शिवरामन थे, बी शिवरामन थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ सवाल जो है ना, चूंकि पैटर्न बदल गया, अब आपसे ये नहीं पूछेगा सिर्फ कि ये बताइए कौन सदस्य थे, ये तो ठीक है अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन इसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारिया आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं था। तो एक लंबी चौड़ी सिफारिश की लिस्ट जो है वो सरकारिया आयोग की है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस हो सकते हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश किया था, मैं कंटिन्यू करता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश किया था कि आर्टिकल 155 में संशोधन होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति सीएम की सिफारिश पर होनी चाहिए। मान लीजिए किसी स्टेट में आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है, केंद्र के सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, लेकिन इसने कहा कि उसमें संशोधन करके सीएम से परामर्श ले लीजिए। जिस भी स्टेट में आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं उस स्टेट के सीएम से आपको सिफारिश एक बार परामर्श ले लेना चाहिए। तो ये पहला सिफारिश था। दूसरा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो है ना वो अंतिम विकल्प के रूप में लागू होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि मशीनरी अगर फेल हो गई कहीं पे, ठीक है,
तो आप डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दे, आपको वो अंतिम विकल्प के रूप में रखना चाहिए, यानी कि आप कोई रास्ता जब नहीं बचा तब आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, ये इन्होंने कहा। तीसरी बात इन्होंने कही कि अगर आप हाईकोर्ट के जजों की ट्रांसफर को कर रहे हैं तो आपको उनकी इच्छा का ध्यान रखना चाहिए, यानी जजों की इच्छा का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। ये बात इन्होंने सरकारिया कमीशन ने अपने रिपोर्ट में जो है वो आपको बताई, ठीक है। यह भी कहा कि राज्यपाल जो है वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होने चाहिए। अभी क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, यानी इनका फिक्स टर्म नहीं होता है। वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से इनका फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर होता है। तो इन्होंने ये भी सिफारिश किया कि इनकी जो टेन्योर है वो 5 साल की होनी चाहिए और 5 साल के बीच में इनका ट्रांसफर कहीं भी नहीं होना चाहिए, इनको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सिफारिशें हैं, इसमें और भी लंबी सिफारिश है। जब हम थोड़ा सा डिटेल में इस क्लास को करेंगे तो वहां पे एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे थोड़े से ज्यादा ध्यान रखेंगे, डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें हम डिटेल वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? आर्टिकल 215, आर्टिकल 275, आर्टिकल 325, आर्टिकल 355। सवाल कह रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि आक्रमण हो या फिर बाह्य आक्रमण हो, ठीक है, या फिर आंतरिक गड़बड़ी हो, इसमें आपको राज्यों की रक्षा करना है और यह ड्यूटी होगा संघ का, यानी संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों की रक्षा करे। इन स्थितियों में कौन सा आर्टिकल यहाँ पे ये जो है वो प्रावधान करता है? तो आप अगर इसका आंसर आर्टिकल 355 करेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे 215 ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है ना ये अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। आर्टिकल 275 कहता है कुछ विशेष स्थितियों में या फिर कुछ विशेष राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान जो है वो मिलता है। अब थोड़े से, अब ऐसा नहीं आपको पढ़ना है कि आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 22-23 क्या है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और अब ये सवाल जो है ना वो कंटेक्स्ट से बाहर हो गया है। अब आपको इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कुछ राज्यों को संघ का अनुदान आर्टिकल 275 आपको याद रखना है और आर्टिकल 325, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 325, 324, 326 ये सभी जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो आर्टिकल 325 जो है इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पे वोटर लिस्ट में होना या फिर न होना इसके आधार पे तय नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति ये डिमांड नहीं कर सकता है कि मैं किसी एक पार्टिकुलर धर्म से हूं तो मुझे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, या फिर मैं किसी जाति से हूं, किसी लिंग से हूं तो मुझे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, या फिर राज्य जो है ये नहीं कह सकता है कि आप किसी खास धर्म के हैं इसलिए आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको वोटर लिस्ट में नाम रखा जाएगा। ये आर्टिकल 15 जो है वहां पे कहता है, वहीं आर्टिकल 325 यहाँ पे कहता है, बशर्ते यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखना है, वोटर लिस्ट में नाम होना या ना होना ये तय यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? सही वाला चुनना है। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पर रोक लगाई गई है। अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चुनना है और बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो आपसे एग्जाम में इसी तरीके का पूछा जाएगा। 69वीं बीपीएससी का पेपर अगर आपने दिया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, जो लोग एग्जाम हॉल में बैठे थे और पहली बार जब क्वेश्चन उनके सामने आया था तभी उनको पता चल गया था कि ये पेपर कितना टफ है, ठीक है। तो जिन लोगों का पहली बार है, 70वीं बीपीएससी पहली बार दे रहे हैं, आप एक बार 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और पहले वाला पेपर जो है ना वो अब आपके क्वेश्चन बैंक जो आप लोग कहते हैं ना, सजेस्ट करते हैं कि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक पढ़िए, इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना चाहिए।
लेकिन 69वीं बीपीएससी पैटर्न चेंज हो गया है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा प्रीवियस ईयर, लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से यूजफुल नहीं है, पढ़ना चाहिए। बिहार स्पेशल साइंस वगैरह के क्वेश्चंस अभी भी वहां से आपको मैच हो जाएंगे, लेकिन जैसे करेंट अफेयर पढ़ने का तरीका, कौन सा करेंट अफेयर पढ़े, क्या वन लाइनर पढ़े या फिर थोड़े से अच्छे लेवल के करेंट अफेयर डिटेल में पढ़े, ये आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। आपको पता है कि 3 सूचियां जो है वो दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी होता है और आपको सेंटर का भी होता है, यानी केंद्र का भी होता है। तो राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बना सकता है, सही बात है, कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ पे होता है ना कि क्लोज लगा दिया जाता है कि अगर विवाद हो गया कानून में तो फिर सेंटर का जो कानून होगा वह मान्य होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि क्या राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। तो बना सकता है राज्य विधानमंडल। अब आप में से कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि कैसे बना सकता है। आप इस तरीके से सोचिए कि क्या केंद्र के विषय जो है, जो विषय यूनियन लिस्ट में है, क्या उस पे राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप सीधे मना कर देंगे, नहीं बना सकता है। तब आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या जो स्टेट लिस्ट में विषय है उस पे राज्य कानून बना सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल बना सकता है, ये तो उसी का है। तब आपसे सवाल किया जाए कि क्या राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पे कानून बना सकता है, तो आप आंसर करेंगे कि हाँ बना सकता है, इसके पास भी अधिकार है और सेंटर के पास भी अधिकार। ठीक है, भले ही वो विवाद की स्थिति में न माना जाए, वो अलग बात है। कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने पे रोक लगाई गई है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 13 में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि 12 से 35 जो है ना, वो आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 13(2) जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक बना दिया गया है मौलिक अधिकार का। तो अगर राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकार को खत्म करने वाला, कम करने वाला या फिर किसी भी तरीके से निलंबित करने वाला अधिकार अगर किसी तरीके का कानून बनाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। यही स्टेटमेंट आपको कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान में रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को किसे प्रदान किया है? संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया गया। अब देखिए इसमें आपको पता है कि 3 सूची जो है वो बना दी गई, अभी हमने डिस्कस किया। जब आप शेड्यूल 7 पढ़ते हैं तो इसमें पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 3 सूची आपको पढ़ने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी थे जो इन तीनों में फिट नहीं हो पाया, यानी जब ये बनाया गया उस समय ये विषय उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, तो उसमें नहीं रखा गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ते गया, फिर उन विषयों के ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी कि नहीं, ये विषय भी अब इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कानून बनना चाहिए। तो अब आखिर उन विषयों को किसको दिया जाए, कौन से सूची में रखा जाए, इस पे सोचा गया। तो फिर क्या किया गया कि एक अलग ही सूची बना दी गई और उस सूची को नाम दिया गया क्या, तो अवशिष्ट सूची। उसको रेसिडुअल पावर भी कहा जाता है। ठीक है, रेसिडुअल पावर्स भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये आर्टिकल 248 में इसको रखा गया। अब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? जैसे इसमें इस सूची में कौन कौन से विषय आ जाएंगे, जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, परमाणु, ठीक है, उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था, अभी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, साइबर क्राइम, अंतरिक्ष, ये सब जो है ना ऐसे मामले थे जो पहले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसको आर्टिकल 268 अवशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया और केंद्र को यह अधिकार दे दिया गया कि कानून बनाने का जिम्मेवारी इसके ऊपर आप ही का रहेगा। यानी स्टेट का अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है और एक कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकता है, लेकिन उसमें भी उसकी पावर कम होती है क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है वो सेंटर के पास ही यानी पार्लियामेंट के पास ही होता है। ठीक है, तो ये रहा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप सभी को इसका अपडेट मिलता रहे।
तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।